स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपने पीएसटी के चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे। तो ये पार्ट 3 है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड को देखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम जानेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट। लास्ट वीडियो में बात की थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। 3 लेवल्स होते हैं इसमें, बहुत ईजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल एंड द लास्ट वन इज लोअर लेवल। टॉप लेवल पे कौन कौन से लोग होते हैं? कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और इन्हीं के बराबर की पोजीशन वाले लोग। मतलब जितने भी प्लान एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब जो भी प्लान बनाए जाते हैं वो इसी लेवल पे बनाए जाते हैं, मतलब कि टॉप लेवल पे। मतलब जितने भी सीनियर्स होते हैं, मतलब जो भी हेड ऑफ द कंपनी होते हैं, जैसे सीईओ हो गए और जो सीईओ होते हैं, ये सारे जितने भी चेयरपर्सन्स हैं ये क्या करते हैं? प्लान करते हैं। तो इनका काम होता है प्लानिंग का। तो ये होते हैं टॉप लेवल के मैनेजमेंट। देन दूसरा आता है आपका मिडिल लेवल। इनका क्या काम होता है? मिडिल लेवल में पहले हम ये जानते हैं कि आते कौन कौन से लोग हैं। इसमें आते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, जो भी हैं वो सारे इनके जो हेड होते हैं, ठीक है, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशन मैनेजर्स, मतलब जितने भी मैनेजर्स कैटेगरी के लोग आते हैं वो मिडिल लेवल पे आते हैं। मतलब जो भी प्लान बनाया गया है उसको मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो प्लान बनाया है उनकी पॉलिसीज़ को, उनके प्लान्स को इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। ये देखना कि सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो कहाँ से आएंगे, कितना कॉस्ट लगेगा, ये सारा काम जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम जो है ये मिडिल लेवल के पास होता है। देन लास्ट आता है लोअर लेवल। लोअर लेवल जो उस काम को करता है, मिडिल लेवल वाले लोअर लेवल वाले से ये काम करवाते हैं। टॉप लेवल वालों ने प्लान बना दिया, उस प्लान को देखेंगे मिडिल लेवल वाले कि हम कितने कॉस्ट में, कितने रिसोर्स में कर पाएंगे, किस तरह से कर पाएंगे, और वो कौन करवाएगा, कौन करेगा? लोअर लेवल वाले। मतलब जिसमें फोरमैन सुपरवाइजर्स आते हैं जो कि वर्कर्स को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, और देखते हैं मतलब वर्कर्स को की डिसिप्लिन को देखते हैं। तो सारा जो मेन टास्क होता है वो सुपरवाइजरी लेवल पे ही होता है, ठीक है। बाकी सब तो डायरेक्शंस देते हैं, काम जो है देता तो सुपरवाइजर भी ये डायरेक्शंस ही देता है, लेकिन मेन जो डायरेक्शन होता है वो उसी का होता है, क्योंकि वर्कर्स उसी के कहने पे काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लेवल्स। तो बहुत ही ईजी था। टॉप लेवल जो प्लान बनाता है, देन सेकंड मिडिल लेवल जो कि डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, जो कि देखते हैं कि उस प्लान को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। देन उसके बाद तीसरे आते हैं सुपरवाइजरी लेवल, लोअर लेवल वाले, जो कि उस काम को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करवाते हैं, मतलब उसको एज पर डायरेक्शन, मतलब वर्कर्स को डायरेक्शन देते हैं कि आपको ये करना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मतलब मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है। देखो, ये जितने भी उसके फंक्शंस हैं इसी के बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले होती है प्लानिंग। प्लानिंग जो है अभी हमने पढ़ा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले करते हैं। तो प्लानिंग में क्या होता है? हम एडवांस में ही सोचते हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है और उस काम को कौन करेगा, ठीक है। जो हमने अचीव नहीं किया उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी, ये सब की प्लानिंग जो है मैनेजमेंट करता है। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने प्लान कर लिया, ठीक है, अब उसको यूनिट्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे कि हमें कितना काम कब करना है, ठीक है, कितने उसके वर्कर्स अपॉइंट किए जाएंगे, कितने मैनेजर्स अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, कौन कौन सी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे पास की जाएगी, ये सारा काम ऑर्गेनाइजिंग में देखा जाता है। फिर इसके बाद स्टाफिंग आता है। स्टाफिंग में क्या आता है? देखिए देखो, इसमें आता है रिक्रूटमेंट, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेनिंग देना, उनको अपॉइंट करना, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को जो है गाइड करना, ये सब क्या है? आपकी क्या है? स्टाफिंग। देन फोर्थ है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या आता है? जैसे हमने ट्रेनिंग दिया, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दिया, अपॉइंटमेंट करवाया एम्प्लॉयज़ का, उसके बाद उनको मोटिवेट करना। डायरेक्टिंग का मतलब होता है मोटिवेट और गाइड करना कि आपको ये काम किस तरीके से करना है और कितने टाइम तक करना है और कैसे अचीव करना है, ये सब हम डायरेक्टिंग में बताते हैं। देन लास्ट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि हम जो है, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको परफॉर्म करने के लिए हम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम वर्क कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम को मॉनिटर करना, मतलब देखना कि कितना काम हो रहा है, अगर वेस्टेज हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना, और अगर कोई रिसोर्स की कमी है तो उसको जो है अवेलेबल करवाना। तो कंट्रोलिंग में हम
देखते हैं कि किसकी ड्यूटी कितनी है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाना है काम को करवाना है, साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ जो है किस तरीके से परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, ये काम कंट्रोलिंग में होता है। तो ये सभी जो है हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है इनको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इन पाँचों के पाँचों को हम एज अ चैप्टर पूरा हम इसको डिटेल जो है सर्वे करेंगे, इसमें पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें अभी इतना कुछ जानने की ज़रूरत फ़िलहाल हमें नहीं है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको सिंक्रोनाइज़ करना है। अब मान लो प्लानिंग तो हमने कर ली, ठीक है, प्लानिंग कर ली, लेकिन उस प्लानिंग के बाद हम ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाए कि हमें कितने यूनिट्स चाहिए, कितने डिपार्टमेंट्स चाहिए, कितने लोग चाहिए, किसको हम अथॉरिटी दें, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाए सिंक्रोनाइज़, तो उस प्लानिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो जितने भी हमारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उनमें आपस में जो है सिंक्रोनाइज होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए उनके बीच में, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। देखो अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा कि ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। मतलब अगर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद उसको सेल्स तक पहुंचाने का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं है इस चीज़ की कि हमें कहाँ क्या करना है, कहाँ सेल्स डिपार्टमेंट कब उसको गुड्स चाहिए कि नहीं चाहिए, कितने चाहिए। अगर ये जो है कम्युनिकेशन नहीं होगा, बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा इनके बीच में, तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, डुप्लीकेशन होगा या फिर डिले होगा, ठीक है। काम में डिले भी हो सकता है। सेल्स मैनेजर जो है वो बताए ही ना कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन जो है सेल्स हमें करवाना है। ये सब जो अगर कोऑर्डिनेशन ना हो इनके बीच में, तो मैनेजमेंट का सारा फंक्शन जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इन सभी फंक्शन को जो है ईजिली स्मूथली चलाने के लिए ही हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ग्रुप को शो करता है, कि ग्रुप यूनिटी को शो करता है कि हम किस तरीके से यूनिटी से वर्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसीलिए इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या इसके इंपॉर्टेंस है या एसेंस है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप एफर्ट को ही शो करता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है, हर किसी की थिंकिंग अलग अलग होती है। तो अगर लोगों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ नहीं बल्कि पर्सनल गोल की तरफ ही देखेंगे, ठीक है। तो सबको एक डायरेक्शन में ले जाने का काम कोऑर्डिनेशन का है, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन इज योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन से अगर वर्क होगा तो यूनिटी शो करेगा वो ग्रुप। देखो ग्रुप में सब काम कर रहे हैं, उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन है, सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि हमने इतना काम कर लिया, अभी आगे हमें इतना काम करना है। मैनेजर्स के बीच में आपस में जितने भी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है। तो वो क्या शो कर रहा है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है हम उसकी तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो है कॉमन गोल जो है हमारा, मतलब जो भी हमारा कॉमन गोल है, ऑर्गेनाइजेशन गोल है, वो इंडिविजुअल एफर्ट्स के थ्रू, मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनकी यूनिटी को शो करता है और कॉमन गोल्स को अचीव करने में हेल्प प्रोवाइड करता है। देन इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक साल हमने कोऑर्डिनेशन बना के काम कर लिया, नेक्स्ट ईयर से हम कोऑर्डिनेशन नहीं बना रहे, तो क्या होगा, फिर से सारे जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो सब खराब हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये एक्टिविटी जो है ये हर लेवल पे रिक्वायर होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी नीड है। देन ऑल परवेसिव, मतलब हर जगह यूनिवर्सल इन नेचर, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे मीडियम साइज़ हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन की जो है ज़रूरत पड़ती है। चाहे 4 वर्कर्स ही क्यों ना हो, अगर आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर काम नहीं करेंगे तो वो छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन भी जो है नहीं चल पाएगी। देन इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। मतलब ये नहीं कि एक मैनेजर तो कोऑर्डिनेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन दूसरा वाला बहुत चालू है, वो ये दिखा रहा है कि नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगा कोऑर्डिनेशन, मैं हेड हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं जो कहूँगा सिर्फ वही होगा, बाकी जो कहेंगे मैं उसकी नहीं सुनूंगा। तो वो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे मैनेजर्स जो हैं, चाहे वो लोअर लेवल के हो टॉप लेवल के हो, सारे मैनेजर्स को मिलके जो है कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है, ठीक है, इस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसी के बाद ही गोल को अचीव कर सकते हैं। और डेलिब्रेट फंक्शन है ये, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो, नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे इग्नोर नहीं कर सकती। ये पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पार्ट ऑफ मैनेजर है, मतलब जितने भी मैनेजर हैं सबके लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो ये सिर्फ मैनेजर्स ही नहीं, देखो मैनेजर्स करेंगे तभी वर्कर्स भी उनको देखकर कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, ठीक है। ग्रुप मेंबर अगर लीडर ही नहीं सही से काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो वर्कर्स है वो भी काम करना छोड़ देंगे, वो भी कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करेंगे। तो मैनेजर्स के साथ साथ वर्कर्स को भी जो है कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करना है। तो इसीलिए इसको कोऑर्डिनेशन को जो है वो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ये किसी भी मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए, ठीक है। तो आज हमने बात की लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल थे, ऑपरेशन लेवल थे। देन उसके बाद हमने बात की किसकी, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, जिसमें 5 हमने फंक्शंस पढ़े, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जिसको हम आगे चैप्टर्स में रीड करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा वो था कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जो कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, तो उसे क्यों एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है इसके बारे में हमने जाना। तो बहुत ही ईजी, अगर आप इसको जो है सिंक्रोनाइज वे में पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को जो अच्छे से समझेंगे, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा, बहुत ही इजी, ठीक है। इसे अपनी आप जो है आप रियल लाइफ में आप सोच के देखो कि आप मैनेजर हो और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप इस चैप्टर को समझो, तो आपको बहुत ही इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, अभी भी अगर आपको कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ओवर होता है, ठीक है, मतलब चैप्टर का जो है वो क्या हो गया, दी एंड हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल था, बहुत ही ईजी था, लेकिन अगर कोई डाउट हो तो पूछना ज़रूर, हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो और आगे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस और बनाऊं, और भी चैप्टर्स की बनाऊं, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बनाऊं, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि मैं और वीडियोस भी आपके लिए बना सकूं। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिए, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो का आप वेट करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच।